तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Jai Hind everyone, welcome to the Major Culture classes. We are discussing about the GK model paper for the purpose of clearing examinations of ICGAC. ICGAC को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए, जैसे कि आपको बताया था, GK का मॉडल पेपर लेके आए हैं। So welcome to the Major Culture classes for this examinations qualifying preparation. आप इस एग्जामिनेशन की क्वालिफाइंग के लिए हमारे पास एक मॉडल पेपर है आपके लिए, और उस मॉडल पेपर को आप सॉल्व कीजिए। Only English language has been used just because the medium of examination will be as English as. Okay. Harappan civilization was discovered. The first question: Harappan civilization was discovered in which year? And in which year? Which year can be earmarked as the discovery year of the Harappan civilization, which was the first civilization of India, and it is also considered as the urbanized civilization of India. अर्बनाइज सिविलाइजेशन इंडिया की जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन मानी जाती है वो मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस ईयर में डिस्कवर किया गया था? ठीक, तो आपसे पूछा गया है इन विच ईयर इट वाज डिस्कवर्ड। सो इट वाज रियली, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर विल बी 1921, because it was the year of 1921 when the Dayaram Sahani discovered the Harappa, on which name, on the name of site, the whole civilization has been named as Harappan civilization. Okay, 1921. It was the year of 1921 when Dayaram Sahani discovered the site, namely Harappa. So Harappa basically is a site which is located now in the present day of Pakistan. So Harappa is basically a site on which the whole civilization has been named as Harappan civilization. Okay. Later on in 1922, the site of Mohenjo-daro was discovered by Rakhaldas Banerjee, who had built the historic 2.5 दिन का झोपड़ा at अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था अजमेर में? सवाल ये है। आंसर्स, ऑप्शंस हैं आपके पास: इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज तुगलक। देयर आर 4 आंसर्स, मतलब 4 ऑप्शंस, सॉरी। इफ यू हैव सीन, अगर आपने देखा है इसको क्लियरली, तो इसमें से एक है आपका, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक हु गॉट बिल्ट 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर इन द रुइंस ऑफ अ जैन टेम्पल। ऐसा माना जाता है कि वहाँ कोई जैन मंदिर था, उस जैन मंदिर के भग्नावशेषों, यानी जो रूइंस थे, यानी जो रेमनेंट्स थे, उनके ऊपर इसे बनाया गया था 2.5 दिन का। ये 2.5 दिन में बनाया गया, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं इसलिए ऐसा इसका नाम पड़ा, या ऐसा भी बोलते हैं कि देयर वाज अ फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट दैट प्लेस विच वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2.5 days, यानी 2.5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था उस मेले को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुछ लोग कहते हैं 2.5 दिन में बन गया था। वॉट एवर द केस, it is the 2.5 दिन का झोपड़ा which was got built by Qutbuddin Aibak. It's the correct answer. Okay. Now come to the next question. Question number 3. This is the question number 3. Vasco da Gama reached at Calicut in the year. यानी tell me the year. यानी you should correct the year. When in which year Vasco da Gama landed over the Calicut coast of Kerala, specifically of India. इंडिया के केरला कोस्ट पर वास्को डी गामा ने कब लैंड किया था? आपको पता है, इट वाज द 17th May. It was the 17th May of 1498. 17 मई 1498. It was the 17th May of 1498 when Vasco da Gama reached to India, especially the Kappa Kadabu place. A specific place was the Kappa Kadabu. What was the name of place? It was the name of place Kappa Kadabu. Kappa Kadabu. Kappa Kadabu was the specific name of place in the Calicut,
and Calicut was also located in itself in the Kerala. It Kerala में located है Kappakadamu. And the king who welcomed the Vasco da Gama hold the title of Zamorin. जिसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का वो था एक जमोरिन किंग था, उसका नाम था जमोरिन। हालांकि टाइटल था उसका, उपाधि थी, ठीक, जो केरल का ही एक हिंदू राजा था। इट वाज अ हिंदू एम्परर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था, वो ईयर पूछा गया है। तो ऐसे ही आपसे सवाल इजी सवाल पूछे जाएंगे, तो आप उन इजी सवालों का जवाब दे दीजिए। दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस, है ना, आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। आप whenever you look over the examination paper conducted by the ICGAC का जो CGACT होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे कुछ सिंपल सवाल पूछे गए हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में सवाल है कि किस ईयर में उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में पार्टिसिपेशन किया था। वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में किस ईयर में पार्टिसिपेट किया था? एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट रिलीजियस कांग्रेस, ठीक। It was the year of 1893 which was held in the Chicago में first World Religious Congress was held. First World Religious Congress was held. First World Religious Congress was held. Chicago is the famous city of USA. It is located in the present day USA. उस समय भी USA में थी, आज भी USA में है शिकागो। तो ये जो शिकागो है, इस शिकागो में 1893 में यहाँ भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। एंड द एक्चुअल एंड रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त वाज द रियल नेम और द एक्चुअल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बाद में इन्होंने सेकंड जो वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस हुई उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 1901 में। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। रिटर्न टू वेदास या बैक टू वेदास इज द स्लोगन विच वाज गिवन बाय। ये एक वेदों की ओर लौटो, ये एक स्लोगन है जो किसने के द्वारा दिया गया था, किसने दिया था ना। बैक टू वेदास से फेमस है, हालांकि यहाँ तो लिखा हुआ है रिटर्न टू वेदास। बैक टू वेदास विच वाज स्लोगन्ड, किसने इसको दिया था, कौन सा था, कौन व्यक्ति इनमें से? ऑप्शन नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस। तो आप बताएंगे अगर इसका आंसर है, इफ यू चूज दयानंद सरस्वती देन यू मे बी राइट। दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती हैज हेल्ड that back to Vedas, especially the features of Vedas which are mentioned within there, वहाँ पर जो मेंशन किए गए वेदों में जो फीचर्स हैं, जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वहाँ पर हमें वापस जाना है। यानी हमें वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स चाहिए, वही रिफॉर्म्ड समाज चाहिए, वही रिफॉर्म्ड सोसाइटी चाहिए विच इज नीडेड, वेरी नीडेड इन द प्रेजेंट डे। बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है हमको उस तरीके से। यानी हमें वैदिक काल की बात कर रहे हैं, जो सुधरा हुआ समाज था उस ज़माने में, आज समाज काफ़ी बिगड़ गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने एक बात और जान लीजिए, 1875 में बॉम्बे में, कहाँ पर? बॉम्बे में। इन बॉम्बे इन 1875 आर्य समाज वाज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज इस्टेब्लिश की थी। एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ फॉलोअर ऑफ आर्य समाज के फॉलोअर्स के बिहेवियर के लिए 10 फेमस प्रिंसिपल्स वर लेट डाउन। 10 फेमस प्रिंसिपल्स को भी लेट डाउन किया गया था। 10 प्रिंसिपल्स। तो यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी प्रिंसिपल्स वर देयर ऑफ आर्य समाज, तो दिस वर द 10 प्रिंसिपल्स। 10 उसके सिद्धांत थे, ठीक। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, जो कहाँ की गई थी? बॉम्बे में 1875 में। बाकी सबको आप जानते हैं, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारत के राष्ट्रवाद का जनक क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ओके, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द फादर ऑफ आल्सो इंडियन रेनेसांस, यानी भारत पुनर्जागरण के पिता भी कहलाते हैं। बाकी स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? यानी रामकृष्ण मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड और इनिशिएटेड बाय स्वामी विवेकानंद. So these are some facts you should note it or take the screenshots. Okay, now come to the next question. This is the question number 6. Who was the first Indian to get Nobel Prize? So Nobel Prize प्राप्त करने वाला कौन पहला भारतीय था? So we have discussed about many a time. कई बार इसको डिस्कस किया है, करंट अफेयर की क्लास में भी किया था अभी हाल ही में. उसका कारण ये था कि हम लोगों ने बात की थी कि 41st जो प्लेस है इंडिया का जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है वो है शांति निकेतन. एंड शांति निकेतन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर. महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वाज वेरी फेमस लीडर स्पेशली इन द बंगाल रीजन which who was the father of Rabindranath Tagore, and the Rabindranath Tagore got the first Nobel Prize of India. एंड स्पेसिफिकली हम बात करें तो पूरे साउथ एशिया में, यानी साउथ एशिया का पहला व्यक्ति था जिसे नोबेल प्राइज मिला था. वो भी 1913 में. कब मिला था? 1913 में फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज गीतांजलि. गीतांजलि वाज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स. गीतांजलि क्या था? कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, उसके लिए उन्हें मिला था. यानी कि इट वाज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर फील्ड में इनको मिला था 1913 में. ठीक, चलिए आगे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. उस पर आगे से बढ़ने से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ICG से संबंधित आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. वी हैव लॉन्च्ड अवर वेरी सुपर प्रीमियम बैचेस दैट आर which are launched on the very low price that is 30,000. दिस इज 30,000. ऑफलाइन बैचेस आपको मिल जाएंगे 30,000 के हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं अगर आप कंपेयर करते हैं और की तुलना में. सच बात तो ये है कि इस पर कोई फोकस ही नहीं करता है, कोई पढ़ाता तक नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या पढ़ाना है. दे आर नॉट अवेयर अबाउट what to teach the persons, what to teach the aspirants. वो उनको पता भी नहीं है, इसलिए उनको कोई पता भी नहीं रहता. तो यहाँ पर जो सब चीज़ पता है, जिस चीज़ के बारे में हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है वो है 30,000 रुपये में. 30,000 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है. लिमिटेड टाइम ऑफर है हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन इसका लगा हुआ है. आई थिंक इट कुड बी हेल्ड इन द अपकमिंग दिसंबर 2023. इसलिए इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको इसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी. क्या मिलेगा? आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, रिटर्न SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, डाउट काउंटर स्पेशली अवेलेबल है. यहाँ पर ये बूस्टिंग नहीं है, बिल्कुल आप आकर के एक बार फिजिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं. ठीक, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस आर आल्सो अवेलेबल बिकॉज इफ यू आर परस्यूइंग फॉर द ICG AC you should be very versed in the English, especially in the English language, not in the whole English. So come to the next point. Next question. What is the next question? Next question, National Sugar Institute is located. It's a very simple question and the answer is कानपुर. ठीक, एंड नेशनल पल्स इंस्टीट्यूट जो दाल अनुसंधान संस्थान है, पल्स भी यानी दाल चीनी दोनों कहाँ मिलती हैं? कानपुर में मिलती हैं. पल्स वाला भी होता तो भी आंसर कानपुर होता, शुगर वाला है तो भी आंसर कानपुर है. ठीक है, अगर शुगर केन होता तब तो हम कहाँ पहुँच जाते? लखनऊ में पहुँच जाते. ओके, तो आंसर होगा वहाँ इसका कानपुर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द बांग्लादेश क्रिएटेड? बांग्लादेश को कब क्रिएट किया गया था? तो हमको पता है बांग्लादेश वाज क्रिएटेड इन द ईयर ऑफ 1971 आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वार व्हिच वाज असिस्टेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, व्हिच वाज फेमस एज आयरन लेडी आफ्टर द Bangladesh Liberation War. So Bangladesh Liberation War was very famous incident of the world history and specifically of South India, South Asian history, because it was the year of 1971 when the Bangladesh was created, which was erstwhile as the East Pakistan. Okay, so it was the 1971 year. It was the year of 1971. ठीक है, 1971 का ईयर था. Answer is correct, 1971. Come to the next question. This is the next question for you. Next question. What is the next question? When was the first session of Constituent Assembly was held? So Constitution Assembly, which was meant to make or frame a constitution for the independent India, especially when we got independence, it was needed that we need a specific constitution because we can't be ruled by the legislations or the acts which were made by the British Parliament. So that's why we had a need to create a new constitution for the new India. नए भारत के लिए एक नए संविधान की जरूरत थी क्योंकि अब हम ब्रिटेन के कानूनों से शासित होने वाले नहीं थे. यही कारण है कि हम लोगों ने अपने संविधान सभा को क्रिएट किया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held before the
independence of India, it was the date of 9 December of 1946. It was the date of 9 December of 1946. It was the first session, and the second session was held on 11th December. Second session was held on 11th December, and in the second session, 11th December of 1946, in this second session, Dr. Rajendra Prasad, who Dr. Rajendra Prasad as elected the permanent chairman, the permanent president of Constituent Assembly. And on 26 November of 1949 we got our new constitution, but it came into existence fully on 26 जनवरी of 1950, यानी 26 नवंबर को बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया था। नवंबर 1949 में बन गया था, लेकिन जनवरी 1950 में से लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ appropriate place and appropriate time to discuss all about this. Come to the next question, that is the question number 10. Which articles of the Constitution provide religious freedom? संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है? इट इज़ नॉट अ ओनली वन आर्टिकल, एक्चुअली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स विच प्रोवाइड्स और विच सेट फोर्थ अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम, स्पेशली अंडर द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है ये, तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल के ग्रुप में है। तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ आर्टिकल 25 to 28, in which within these article freedom, right to religious freedom has been mentioned as fundamental right. Article 14 to 18, it is all about the right to equality, while the article 19 to 22, it is about the right to freedom speech and expression. It is about 23 and 24, it's about the right against exploitations, है ना, right against exploitation, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ग्रेट बैरियर रीफ विच इज द वेरी फेमस रीफ, ग्रेट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, प्रशांत महासागर में है। तो किस देश के किनारे पर है? इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ध्यान रखें इट्स द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक जो प्रोविंस है ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज नोन एज द क्वींसलैंड। इट इज द प्रोविंस जस्ट लाइक यूपी, बिहार एंड राजस्थान ऑफ इंडिया। सो इट इज द केस विद द क्वींसलैंड। इट इज आल्सो अ प्रोविंस, it is also a state of Australia which is named as Queensland, and on the coast of Queensland, along with the coast of Queensland, Great Barrier Reef is available, and it is the largest barrier reef of the world, largest barrier reef of the world है। Now come to the question number 12. Which river is called the sorrow of China? It is the Huangho. वांगो नदी को क्या बोलते हैं हम लोग? चीन का शोक कहते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग पीली नदी, क्योंकि इसमें बाढ़ आती रहती है। इट कॉजेज अ ह्यूज फ्लड इन द चाइना। इट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशंस। चाइना में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जनधन की हानि होती रहती है इसमें बाढ़ आने के कारण। इट इज आल्सो नोन एज द येलो रिवर बिकॉज इट turns yellowish just because of a soil named as loess. लोइस प्लेन्स आर आल्सो फेमस विच आर लोकेटेड इन द चाइना। तो लोइस प्लेन से उड़ने वाली जो डस्ट है वो डस्ट कहाँ आ जाती है? इस हुआंगो रिवर के पानी में आती है। इससे क्या बन जाती है? नदी का पानी पीला हो जाता है, और इसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं? इसे येलो रिवर कह देते हैं। ठीक, चलिए अब अगला बात करते हैं। हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। इसके लिए आप हमारा जो कोर्स है वो आप ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में तो फीस को हमने बिल्कुल नॉमिनल रख दिया है, ना के बराबर है। इट इज़ 2499। सो जस्ट ट्राई टू ज्वाइन अस and make sure your seat as ICG AC which are very less in the numbers. If you want to secure a number, one number, so you properly should contact with the MKC. इसमें आपको क्या मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में? You can avail the video live classes, recorded lecture also there, notes PDF मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट also है, डाउट का सेशन तो हमेशा रहता ही है। तो आप विद इन 5 मिनट्स में आप अपने आंसर पा सकते हैं यदि आपको कोई भी डाउट है तो। फीस बहुत कम है, पूरा का पूरा कोर्स आपको कितने रुपए मिल रहा है? 2499 रुपये मिल रहा है, 2499। ये कोई बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है, इतने तो बहुत सारे लोग एक दिन में खर्च कर देते हैं। और ये लेकिन यहाँ पर ये जो पैसे हैं ये आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं, है ना। लाइफ गेम चेंजर हो सकते हैं आपके लिए। ठीक, come to the next question, question number 30. Which country is called the land of thousand lakes? It is the answer of Finland. Finland is the correct answer because the
Finland is repleted with the thousands of lakes. So that's why it is named as the land of thousand lakes. हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, ऐसा कारण इसका सिंपल बता दिया है। बहुत सारी झीलें यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा झीलें हैं और सबकी सब कैसी हैं, ग्लेशिएटेड लेक हैं, ग्लेशियर्स की वजह से बनने वाली हैं, बर्फ़ की वजह से बनने वाली हैं। एस शेप ऑफ विच ओशियन इज, किस महासागर का जो आकार है वो एस शेप में है। तो अगर हम इसका बात करेंगे तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज आल्सो हैविंग एस शेप, ओके, कैपिटल एस ऑफ द इंग्लिश, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स। while the largest ocean is the Pacific Ocean, while the third largest ocean is the Indian Ocean. So first three oceans are Pacific Oceans, Atlantic Oceans and the Indian Oceans. How many? However, there are 5 total oceans all over the world. So what is the question number 15? Which of the following gas is responsible for the depletion of ozone layer? Ozone layer is located in the stratosphere, that is the second layer from the Earth's surface. First one is troposphere, second stratosphere, third mesosphere, and after then ionosphere, and the ultimate layer which merge with the outer space, which merge with the universe, or which merge with the other planetary bodies, and that is exosphere. एक्सोस्फीयर। तो ये जो ओजोन होती है वो कहाँ लोकेटेड होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और स्ट्रेटोस्फीयर में जो CFC गैस पहुँच जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आंसर होगा इसका CFC। CFC का जो यूज होता है हम रेफ्रिजरेशन में ज़्यादा करते हैं। विच रिवर इज पेरिस, पेरिस सिचुएटेड ऑन, किस नदी के किनारे पर पेरिस बसा हुआ है, पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, सो दैट्स द रिवर, इट इज़ द रिवर ऑफ शीन, यानी शीन नदी है। तो शीन नदी के किनारे पर पेरिस बसा हुआ है। तो जब भी आप कभी पेरिस जाते हैं तो शीन नदी को जरूर देख के आना है कि शीन नदी कैसी लगती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स, वाइल द मैरीटाइम बाउंड्री, इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है या कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, इंडिया की जो मैरीटाइम बाउंड्री है या जो कोस्टल बाउंड्री है दैट इज 7516.5 किलोमीटर। इट इज़ द कोस्टल बाउंड्री एंड इट इज़ द लैंड बाउंड्री। ध्यान रखें, लैंड बाउंड्री है ये और ये है कोस्टल बाउंड्री, ठीक। एंड गुजरात इज द स्टेट विच हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसके पास लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, सो बी रेडी। बिफोर वी मूव अहेड देयर इज इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड फॉर योर नियर एंड डियर्स। NDA, CDS, CAPF, AFCAT की क्लासेस जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं वो हम चला भी रहे हैं, क्लासेस भी चला रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस है, मिनिमल फीस है। इट इज़ फीस, ये फीस कितनी है? 199 फीस है। सिर्फ 199 रुपये में आप इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। एंड चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, और अपनी तैयारी का लेवल चेक करें। कोई भी एग्जामिनेशन देने से पहले ही आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। गंगा इज नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को कुछ नाम से जाना जाता है। तो बिफोर डाइविंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, गंगा मर्ज विद द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द नेम आल्सो इज चेंज इन द बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा का नाम भी चेंज हो जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है ये, ठीक है, हमारी गंगा जी। तो गंगा जी का जो नाम है बांग्लादेश में वो क्या है? पद्मा है, ठीक, पद्मा है। लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में जिस नाम से गिरती है वो किस नाम से गिरती है? मेघना के नाम से गिरती है, ठीक है, मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? इनको पद्मा कहा जाता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बंगाल। तो सोरो ऑफ बंगाल इज नोन एज दामोदर नदी। विच रिवर? दैट इज दामोदर रिवर। It was called as the sorrow of Bengal. Nowadays there is no sorrow just because of Damodar. दामोदर की वजह से अब कोई sorrow नहीं है। कभी हुआ करता था, बाढ़ आया करती थी, अब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आंसर अगर पूछा जाता है तब तो आंसर दामोदर ही होगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। विच इज करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी विच इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो विच इन द ट्रबल्ड सिचुएशन बिकॉज द वेस्टर्न कंट्रीज हैज सैंक्शनड रशियाज इकोनॉमिक टाइज विद द अदर कंट्रीज, सो द सिचुएशन ऑफ रूबल इज गेटिंग वर्सेंड कंटिन्यूसली। लगातार इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो रशिया की करेंसी है रूबल। ये क्यात जो करेंसी है वो म्यांमार की है और जो येन है वो जापान की है। ये किसकी है? क्यात, ये पूछा भी गया है मैनी टाइम्स। ये म्यांमार की है, ये जापान की है। वाइल द रियाल विच इज रिटन इन द ऑप्शन 4, इट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया की करेंसी है ये, ठीक है। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, रूबल। चले कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। ये बहुत फेमस है, इसलिए पूछा भी जाता है। इट इज द बाकू। बाकू इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान। बाकी के देशों की राजधानी आप खुद से चेक करते रहिएगा, ठीक। आगे देखें, हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल को पार करने वाला कौन सा यंगेस्ट पर्सन है, वो है अंशुमान झिंगरन जी। कौन है, हु इज द अंशुमान झिंगरन जी। ओके, come to the next question. This is a question of current affair. Who has been appointed as the Director General of Indian Coast Guard? Indian Coast Guard को डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राकेश पाल। तो राकेश पाल के बारे में आप सब कुछ जान लीजिए, जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है इनसे 1-2 सवाल आ जाएं। तो राकेश पाल इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पर आने से पहले आपको अवेलेबल है हमारा स्टडी मटेरियल्स। एमकेसी पब्लिकेशंस प्रोवाइड अ बेटर गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस मटेरियल। ओके, so you can avail the general knowledge, mathematics, physics, general science or general English which come in your examination. So before going to the examination you should read this precious matter. ये priceless matter है, एक्चुअल में इसकी प्राइस बहुत कुछ नहीं है, फिर भी it is also available with the discount that is 25% डिस्काउंट के साथ आपको अवेलेबल है, ठीक है। और आपको ऑनलाइन फ्री डिलीवरी अवेलेबल है, ये भी अच्छी बात है आपके लिए। तो आप कम पैसा खर्च करके ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द लाइब्रेरी फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 25 इज द लास्ट क्वेश्चन। लूना 25 which was recently crashed before landing over the moon with a soft landing। तो लैंड मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले ये इसकी क्रैश हो गया था, लैंड नहीं हो पाया ठीक से, हार्ड लैंडिंग हुई। तो लूना 25 किस देश का मिशन है, तो लूना 25 जो मिशन है जिस देश का है वो है रशिया। किसका है, रशिया का है। इट इज आल्सो मून मिशन which was planning to reach over the moon before the Chandrayaan 3, but our Chandrayaan 3 made or created a history by making soft landing over the south pole of मून के साउथ पोल पर जाकर के वहाँ पर हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ठीक। सो इट वाज द जीके मॉडल पेपर ऑन आवर पार्ट। हमारी तरफ से आपके लिए जीके मॉडल पेपर था फॉर द it has the intention to create a level of preparation for you for checking your in-depth analysis। आप चेक कर सकते हैं अपना कि आप कहाँ कितने पानी में हैं, आप अपना डीप विश्लेषण कर सकते हैं, और उसके लिए मॉडल पेपर था। एंड एज यू नो देयर आर 100 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैथमेटिक्स, रीजनिंग आता है, जनरल साइंस, एंड थर्ड सेक्शन इज द English language, while the fourth section is the general knowledge, and each section has 25 questions, and each question carry 4 marks equally. So that's why the 25 questions has a weightage of 100 numbers. तो 100 मार्क्स आपको गेन करने हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी है जीके की ज़बरदस्त तरीके से। और बाकी 3 सेक्शन है, so focus on that areas also, just because all of the sections are required for your qualifying for your qualifications and to be listed in the merit list। तो तब तक के लिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद सभी वॉरियर्स को, कैसे हैं सभी। अभी तक हम एनडीए सीडीएस के ही मॉडल पेपर्स आपके सामने लेकर आते रहे हैं, लेकिन अब बारी है आईसीजी एसी वाले बच्चों की। आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जब कंडक्ट होता है तो उसमें जनरल साइंस का भी पोर्शन रहता है। तो जनरल साइंस का पोर्शन उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, पर है तो सही। इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पर उसका मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर लेकर हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चंस बेटा बहुत चुनिंदा है, जो कि प्रीवियस ईयर में आते रहे हैं, आते रहते हैं, और हो सकता है कि आ भी जाएंगे। ऑब्वियसली आ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ही सारा खेल होता है। तो हम इस मॉडल पेपर को आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही निचोड़ होने वाला है सारे के सारे जनरल साइंस क्वेश्चंस का। जनरली अगर आप देखें तो ओनली 5 क्वेश्चंस के अंदर पूरा का पूरा जनरल साइंस सिमट जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ओनली, राइट। तो केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री और बायो की बात करते हो तो ओनली 5 क्वेश्चंस में ही ये सिमट जाता है। बट मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर सारांश लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आपको मिलेगा पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस अबाउट योर एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ जनरल साइंस, राइट। कि किस टाइप का पैटर्न आ जाएगा आपके एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि
ICGAC का एग्ज़ाम ओनली इंग्लिश में होता है, यानी कि इसका पेपर केवल इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, फिर आपको एक बार अपनी सारी की सारी क्षमताओं का आकलन करने का मौका मिलेगा, है ना। आप देखोगे कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या आप सही अप्रोच से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं। तो चलिए मैं मेरे पोर्शन को शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसको पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? सिंपल सी बात है, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। कुछ बच्चे जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप ICGAC का एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल इस पे पकड़ ही होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। बट मैं आपको समझाती हूँ। देखें, ये पूछ रहा है कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, उसमें सोडा एसिड के रूप में जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो इसमें से कौन सा है? तो चले देखते हैं। क्या वो सोडियम क्लोराइड होगा? नो। NaCl तो हो ही नहीं सकता, तो सोडा एसिड होगा ही नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? नो। एसिटिक एसिड है? नो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होता है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। Let's see this question. Which one of the following naturally occurring acid is found in abundance in tomato? मतलब प्राकृतिक रूप से कोई इसको कृत्रिम रूप से या फिर आर्टिफिशियली इसको इम्बेड नहीं करता है। इट इज़ फाउंड नेचुरली इन टोमेटो। टमाटर के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड होता है वो कौन सा होता है बच्चों? देखो, ये क्वेश्चन आया है, पता है आपको, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ आते हुए हैं ICGAC में, तो आप समझेंगे दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता है एसिटिक एसिड होता है तो दैट इज इन विनेगर, है ना। सिट्रिक एसिड होता है ऑरेंज या लेमन के अंदर, एंड टार्टरिक एसिड आपको मिलता है टैमरिन यानी कि इमली के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आते रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस। चले, इसके साथ आई होप आपको समझ में आ रही है, आपको अप्रोच मिल रही है चीज़ों की कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अ पेशेंट्स abdomen alimentary canal can be examined by x-ray after administering which one of the following metal salt in the patient's meal? राइट देखो, किसी का एब्डोमिनल यानी कि पेट का एक्सरे होता है, यानी कि एलिमेंट्री कनाल का जब एक्सरे होता है, यानी कि पूरी की पूरी आहार नाल का एक्सरे होता है, तो उसको उसके भोजन में बेटा बेरियम सल्फेट जो होता है, बेरियम सल्फेट की टैबलेट दी जाती है, जिससे वो और ज़्यादा क्लियर विजिबल होता है। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर विजिबल होता है। तो बेरियम सल्फेट इज द टैबलेट। इसी मेटल सॉल्ट को हम लोग यूज करते हैं फॉर द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चंस, राइट, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने का माइंडसेट रहता है ICGAC का। नेक्स्ट देखेंगे हम, Which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH? यानी कि एसिडिक pH जो होता है उस पर कौन सा एंजाइम वर्क नहीं करता? तो सिंपल सी बात आप यहाँ पर देखिए बेटा, पेप्सिन ऑब्वियसली करता है, बिकॉज ये HCl के साथ ही बनता है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर बनता है, तो ये तो काम करता ही करता है ना। काइमोट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, फिर पेप्सिन आया है तो ये भी यहीं से लिंक कर रहा है। फिर आता है आपका पेप्सिन, यहाँ पर भी है, तो पेप्सिन ऑब्वियसली आपके स्टमक के अंदर होता है, तो एसिडिक पीएच पर इट वर्क्स वेरी वेल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, बिकॉज ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि आप यहाँ पर अमाइलेज और ट्रिप्सिन देख रहे हो जो कि एक बेसिक इन्वायरमेंट में बनते हैं, यानी कि आपके पैनक्रियाज के अंदर बन रहे होते हैं। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि हमारे एग्जामिनेशंस नज़दीक आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से जुड़े होने के साथ साथ ही आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं, बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन की गई हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस की विशेषताएं देख सकते हैं बेटा, आपको पूरा का पूरा रिटेन SSB, फिजिकल स्टडी मटेरियल, बुक्स, एवरीथिंग आपको बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइजेस, लाइक इट्स नॉट रीजनेबल, बिलो दैन रीजनेबल प्राइजेस फॉर यू,
तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है। इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको सही बताने का फ़र्ज़ हमारा है। तो ज़रूर ज्वाइन करें मेजर कल्सी क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है। चलते हैं, इसी अच्छी बात से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बेस्ट कौन सा होता है? तो आप यहाँ पर जैसे ही ऑप्शंस देखते हो आपको फटाक से दिख जाता है डिस्टिल्ड वाटर और ह्यूमन बॉडी, क्योंकि प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता है, वुड तो हो ही नहीं जा सकता, ये दोनों ही इंसुलेटर्स होते हैं, दे आर नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अब वाटर और ह्यूमन बॉडी में थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते हो, बट इस कंफ्यूजन को दूर करो बेटा। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होना होता है तो फ्री आयंस ज़रूरी होते हैं, मुक्त आयन यानी कि फ्री आयंस ज़रूरी होते हैं। फ्री आयंस के लिए वो एसिडिक या बेसिक, मतलब उस पर माइनस या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल कैटेगरी में आता है। डिस्टिल्ड वाटर कहाँ आता है बेटा? न्यूट्रल कैटेगरी में, यानी कि इसका pH 7 होता है, सो दैट इट इज़ नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर ह्यूमन बॉडी ही होती है यहाँ पर सही आंसर, यानी कि ह्यूमन बॉडी ही होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होगा इन फॉलोइंग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग substance do silver articles react with that makes the silver articles black? You have often seen that कि कोई सिल्वर का आर्टिकल पहनो या रखो, वो धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाता है, वर्निश्ड हो जाता है। तो ये खराब कैसे हो जाता है? इस पर कौन सा एलिमेंट है जो रिएक्शन करता है? तो दैट इज सल्फर। ठीक है, सल्फर की वजह से सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं बेटा? ये ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है, खराब होने लग जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि आपके यहाँ क्वेश्चंस ओनली 5 ही आते हैं, 5 में ही केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ही सिमट जाती है। बट यहाँ पर आपको सैम्पल पेपर्स के रूप में, मैंने मॉडल पेपर्स के रूप में आपसे मोस्ट ऑफन आस्क्ड क्वेश्चंस जो थे उन्हीं को यहाँ पर आपके लिए कंपाइल कर रखा है। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अब हम, Which one of the following metals is kept immersed in kerosene oil to protect it and to prevent accidental fire? कौन सा मेटल है जिसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखोगे, बिकॉज ये एक्सीडेंटल फायर यानी कि अचानक जल सकता है, रिएक्शन कर सकता है। तो आराम से देखेंगे, दैट इज आवर सोडियम। ठीक है, वन एंड ओनली सोडियम। सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्ज रखते हैं, डिप करके रखते हैं, बिकॉज ये जैसे ही एयर से कॉन्टैक्ट करता है ये फटाक से क्या हो जाता है बेटा? जल जाता है, राइट, इन्फ्लामेट हो जाता है। तो दैट वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following element is a non-metal but is lustrous? Again, it is a very good question. Indeed, it is a very easy question, but it is a good question because थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर, थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर क्या ट्रिक है। इन्होंने कहा है दैट इज अ मेटल, ठीक है, नॉन मेटल बट इट इज अ लस्टरस। नॉन मेटल्स की कैटेगरी होती है दे आर नॉट लस्टरस, वो चमकीले नहीं होते हैं। बट एक नॉन मेटल है जो कि लस्टरस है, चमकीला है, दैट इज योर आयोडीन। आई से इंडिकेट करते हैं, हम जानते हैं आयोडीन नॉन मेटल है बट इट इज लस्टरस टू, है ना, चमकीला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी वे में। तो व्हेन वी हीट lead nitrate in a boiling tube, we observe the emission of the brown fumes. Which one of the following is the brown gas? मतलब जब भी आप lead nitrate को गर्म करते हो ऐसे, ठीक है, वहाँ से एक भूरी कलर की, ब्राउन कलर की धुआं निकलता है, ठीक है, फ्यूम निकलता है। वो फ्यूम किस चीज़ के बनने के कारण है या फिर वो क्या होता है, वो ध्यान से देखेंगे। तो दैट इज योर NO2, राइट, दैट इज योर NO2। NO2 बनने की वजह से आपका जो ब्राउन फ्यूम होता है वो निकलता है, ठीक है, राइट। तो अगर हमने आपको बताया कि हमारी जो भी ऑफलाइन फैसिलिटीज़ हैं जस्ट फॉर यू, हमने सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन करी है। अगर आप किसी वजह से ऑफलाइन फैसिलिटीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान या फिर हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू। इट इज़ नॉट अ ऑप्शन, इट इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू, दैट इज़ आवर MKC ऐप,
राइट, MKC लर्निंग ऐप जिसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, PDF टेस्ट ऑनलाइन और साथ ही साथ आपको डाउट काउंटर जैसी सुविधा मिलती है, जो कि ऐप पर प्रोवाइड कर पाना इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क फॉर यू, राइट। बट ऐप पर भी आपको उतनी बेहतरीन सुविधा प्रोवाइड कर रहा है MKC, बिकॉज हम सोचते हैं, समझते हैं कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, बट आपके यही चाहिए टीचर्स आपको ऑनलाइन भी वही सुविधा अवेल कराने के लिए तैयार है। तो देर किस बात की है, आप ज़रूर ज्वाइन करें आपके स्पेशल कोर्स के लिए डिज़ाइन MKC लर्निंग ऐप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो दैट इज स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन। द फ्लूइड इज देयर इज अ लीव जिसको नेटल लीव कहते हैं, एक प्लांट होता है। अगर आप उधर से गुजर जाओगे तो अगर वो रब कर जाए आपके हाथ पे तो स्टिंग फील होता है, जैसे कुछ बाइट कर ले और फिर आपको खुजली सी होती है, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होती है। तो वो कौन से एसिड की वजह से हो जाती है? यहाँ पर फ्लूइड लिखा है बट दैट इज अ एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा? दैट इज योर मेथनोइक एसिड। दैट इज योर मेथनोइक एसिड, जिसको आप लोग क्या करते हो बेटा, ये मेथनोइक एसिड जब आपके बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। गुड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन, इट इज अ बायोलॉजी वाला क्वेश्चन, राइट। तो लेट्स सी, ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट कहाँ स्टोर होता है? तो दैट इज योर एडिपोज टिश्यूज, राइट, एडिपोज टिश्यूज, जो कि आपके फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक, इट इज अ वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, बट पूछा गया है, आपके यहाँ क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे ही, राइट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट, राइट। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग कौन सी इसमें से आपको सेंटेंस मिल रही है दैट इज करेक्ट? ठीक है, सिंपल सी बात समझेंगे, पढ़ेंगे पहले। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी विच ऑक्सीडाइज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी लाइट विच causes oxidation of carbon dioxide. Chlorophyll absorbs light energy which causes splitting of water molecules and reduction of carbon dioxide. तो बिल्कुल बेटा यहाँ पर आपका A भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, D is the correct, because जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होते हैं ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के स्प्लिटिंग से ही कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है आपके लिए सही होता है और बाकी के गलत है। आपको हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, हमेशा ही क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पर जो करेक्ट और इज नॉट करेक्ट वाली बात होती है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा घुमा देती है, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस का पूरा मतलब बदल जाता है नॉट और इज से, है ना, है या नहीं है से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको हम ये बताएं कि जब आप इतनी सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप सोचते हैं कि कौन सा बहुत अच्छा सोर्स होगा फॉर द प्रिपरेशन, कहाँ से मुझे मटेरियल्स मिलेंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो क्यों परेशान हो बेटा, आपके लिए सारे मटेरियल्स हमने अवेल करा दिए हैं, आपके स्पेसिफिक कोर्स, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इवन दो MKC बच्चे आपके लिए जनरल साइंस जैसे क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करता है, और हर एक कोर्स के लिए आपको NDA, सीडीएस, FCAT, CAPF, ICG सबके लिए स्पेशलाइज्ड बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, आज ही घर बैठे इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं और बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी चेन में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल। देखो, ज़्यादातर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्री रहते हैं, कुछ होते हैं जो किसी की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। ठीक है, पैरासाइट का ही अपोजिट हो जाएगा, दैट इज फ्री लिविंग। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, दैट इज लिवर फ्लूक, ये तो रहता ही है लीवर में, प्लाज्मोडियम भी रहता है बेटा, वाउचेरिया भी रहता है, दैट इज प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग एनिमल। ठीक है, ये फ्री रहता है, किसी के ऊपर पैरासाइट के रूप में नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबायोटिक इज नॉट
यूजफुल अगेंस्ट द वायरस, वेयर इज अ वैक्सीन इज। देखो सिंपल सी बात यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स कभी भी किसी को वायरल इन्फेक्शन में नहीं दी जाती बिकॉज वो काम नहीं करते, राइट लेकिन एक वैक्सीन दी जाती है। आपने देखो वैक्सीनेशन कराते हैं, आपने कोविड का वैक्सीनेशन कराया होगा, तो वैक्सीन काम करती है। ऐसा क्या है? तो एंटीबायोटिक में क्या होता है, वैक्सीन में क्या होता है, सिंपल सा यही क्वेश्चन है। मैं आपको पहले समझा देती हूँ बच्चों। देखो एक वैक्सीन जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, यानी हमारे लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। दैट इज वाई हम वायरल इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। एंटीबायोटिक सीधे ही किसी जीवित जीव को, मतलब किसी लिविंग एनिमल्स को डायरेक्ट किल करने का काम करती है। यानी कि बैक्टीरिया इज अ लिविंग, राइट बैक्टीरिया एक लिविंग होता है, तभी तो उसको मार सकते हो। अब वायरस को हम ए सेलुलर या फिर नॉन लिविंग कैरेक्टर कहते हैं। तो नॉन लिविंग जो खुद ही पहले से मरा है उसको कैसे मारोगे? पहले खुद को मजबूत करना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम फटाफट। ओके चलिए ऑप्शंस देखते हैं हम यहाँ पर। RNA ओनली वेयर वायरसेस हैज DNA, नो वायरसेस DNA रखते हैं और ये RNA तोड़ सकती है, ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक इज अ कार्बोहाइड्रेट इन अ केमिकल नेचर, नो ये भी गलत है। ओनली वैक्सीन कैन ब्रेक द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस, नो। अब देखो ये डी वाला थोड़ा बेहतरीन लग रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें, तो चलो देख लेते हैं। देखें, अ वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पथवेज, मतलब जिंदा ही नहीं है तो बायोकेमिकल पथवे कैसे होगा उसके अंदर, विच कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन एंटीबायोटिक, बट अ वैक्सीन कैन, यहाँ पर कैन नॉट होना चाहिए, कैन नॉट बी, ठीक है। बूस्ट एन इम्यून सिस्टम टू फाइंड द वायरस, बिल्कुल यही सही बात है जो अभी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दैट इज द राइट आंसर फॉर यू, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ी सी आपके अवेयरनेस को बढ़ाने वाले हैं, तो इसको आराम से पढ़िएगा बच्चा। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चर ना जो कि आपको मिलता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल, और ये केवल प्लांट में होती है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, यहाँ पर सिंपल पूछ रहा है। बैक्टीरिया में भी होता है, फंजाई में भी होता है, काइटिन का बना होता है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, प्लांट्स में सेलुलोज का बना होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। तो ह्यूमंस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द सेशन, आपको कुछ सीखने को मिला, आपने देखा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या अप्रोच होती है क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से सेशन में। आई होप यू लाइक द सेशन, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। तो चलिए बच्चों, ये है मॉडल पेपर आपके ICGAC में इंग्लिश सेक्शन का, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, वेयरइन ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100 और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1। अब आपने ऑब्वियसली इसका कंटेंट हमारे चैनल दैट इज MKC NDA में तो आप पढ़ ही रहे हैं और कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आप इन मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो फॉर श्योर आपको सिलेक्शन देने की गारंटी हमारी, क्योंकि ये मॉडल पेपर्स उस प्रेसिडेंस में बनाए गए हैं वेयर इन वी डिक्लेयर कि आपकी गारंटी हमारे हाथों होनी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 25 क्वेश्चंस का ये ICGAC का मॉडल पेपर, और लास्ट में आप ये ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन सिनोनिम है। बच्चों ये जो ICGAC का पेपर होता है, ये इसका जो आपका लेवल है दैट विल मीट समवेयर सीरियस लेवल का एक पेपर बनेगा, बट क्वेश्चंस 25 ही रहेंगे। वोकैबुलरी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है। लेट अस चेक आउट दीज क्वेश्चंस। अब जैसे पहला ऑप्शन है आपका डियर्थ। अब ये वोकैबुलरी में हमेशा से हमको प्रॉब्लम आती आई है, बट आपको वोकैबुलरी रटनी नहीं है, आपको वोकैबुलरी समझनी है। डियर्थ, अब देखो कोई मरेगा तो उसको सांस की क्या होने लगेगी, कमी होने लगेगी, तो डियर्थ को रिलेट करो डेथ से। तो डियर्थ का मतलब क्या हो जाता है, कमी। क्या हो जाता है बच्चों, कमी। तो आपका क्या हो गया, स्कार्सिटी, है ना। और सिनोनिम देखो क्या हो सकता है, लैक, लैक बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना, शॉर्टफॉल बोल सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, क्या बोल सकते हैं, शॉर्टफॉल, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब कोई चीज़ जो इजीली क्या है, उपलब्ध है, अवेल है। प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा में, एब्सेंस माने नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो गया, फर्स्ट का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड है आपका रेप्रीमांडेड। बच्चों रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है? रेप्रीमांड का मतलब होता है कि कोई अगर अत्यधिक डिमांड करे तो आप उसको क्या कर दोगे? डांट दोगे, फटकार दोगे। तो रेप्रीमांडेड का मतलब भी होता है डांटना या फटकारना, जिसको आप कह सकते हो रिब्यूक। क्या कह सकते हैं बच्चों? रिब्यूक कह सकते हैं। अब देखो ऑप्शंस क्या है? अप्रिशिएटेड माने प्रशंसा करना, सार्डोनिक। बच्चों सार्डोनिक का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ, किसी की मौकरी करना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। नेक्स्ट क्या है? लोथ। लोथ मतलब होता है घृणा। लोथ मतलब क्या होता है? घृणा। एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब भी होता है डांटना या फटकारना, निंदा करना। सो आपका सिनोनिम क्या हो जाता है रेप्रिमांडेड का? डी फॉर डेली। ठीक है, क्रिटिसाइज, रिब्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे? सिनोनिम से ही है, कॉन्जीनियल। कॉन्जीनियल का मतलब क्या हो जाता है? कॉन्जीनियल का मतलब हो जाता है जब हम लोगों के साथ, जनरल लोगों के साथ मिलजुल कर काम करें, है ना, सोशिएबल हो, साथ में मिलजुल कर काम करने वाले, सोशिएबल कह सकते हो आप, है ना। और क्या कह सकते हैं? प्लेजेंट कह सकते हैं, खुशनुमा रहें, साथ में रहें। तो अभी देखो बेनिफिशियल माने लाभदायक, प्लासिड माने होता है काम, शांति, क्वाइट, हजार्डस माने जो नुकसान दे, दैट इज नॉट गुड, नॉट बेनिफिशियल। ग्रिगेरियस। बच्चों ग्रिगेरियस का मतलब भी होता है जो झुंड में रहना पसंद करते हो, जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हो। ग्री मतलब ग्रुप। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एंटोनिम। डायरेक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन का। एंटोनिम फीबल। फीबल माने जो क्या हो जाए भाई? जो एबल ना हो। फीबल मतलब कमजोर, दुर्बल। फीबल का मतलब क्या हो गया? दुर्बल। अब देखो अड्यूलेटेड। अड्यूलेटेड का मतलब क्या हो जाता है? किसी की प्रशंसा करना। अगेन अड्यूलेटेड माने टू प्रेज समवन, है ना। उसके बाद अलाउड। अलाउड माने परमिशन देना। एनर्जेटिक उत्साहित। अनरूली। अनरूली का मतलब क्या हो जाता है? जो कोई रूल फॉलो ना करे, जो बहुत ही क्योटिक बन जाए, है ना, बहुत ही ज्यादा शोर शराबा करे, है ना। इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं, असभ्य व्यवहार। क्या कह सकते हो बच्चों? असभ्य व्यवहार, इनडिसिप्लिन। सो आपका आंसर क्या हो जाने वाला है? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। सो आई विल ऑल्सो गेट टू नो कि हाँ भैया आप सीरियसली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इन मॉडल पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे। ध्यान देना कि आपको एंटोनिम बताना है विजिलेंट का। क्या बताना है? विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब हम बता देते हैं। विजिलेंट का मतलब होता है जो ध्यान दे हर काम में, जो वॉचफुल हो, है ना, जो सतर्क रहे। अब आपको इसका ऑपोजिट बताना है कॉमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको ये जानना है कि भाई एमकेसी अपनी ऑफलाइन तैयारी शुरू कर चुका है ना, और स्पेसिफिकली आईसीजीएसी ओरिएंटेड बच्चों के लिए 30,000 50 से सीधा 30,000 शिफ्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है आप लोगों के लिए। जल्दी से आ जाइए मेजर कल्चर क्लासेस, जहाँ पे आपको रिटन, फिजिकल सेशन, स्पोकन इंग्लिश जिसको हम खुद को ले रहे हैं, एसएसबी इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, डाउट काउंटर, हर एक चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। लिमिटेड टाइम ऑफर है। 9696330033 पे आपको कॉल करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऑफलाइन भी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाय देन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस का। देखो इडियम एंड फ्रेजेस में क्या होता है? 50-50 चांसेस है कि जो लिखा है वो उसी से रिलेट भी हो सकता है। नाउ हियर वी हैव कैपिटल पनिशमेंट। दो पनिशमेंट होते हैं, एक कैपिटल और एक कॉर्पोरल। कॉर्पोरल पनिशमेंट माने बॉडीली पनिशमेंट, वेयर इन कैपिटल पनिशमेंट का मतलब हो जाता है मृत्यु दंड। क्या हो जाता है बच्चों? ये लिख नहीं रहा है सही से। मृत्यु दंड। अब देखो इन ट्रांसलेशन, अ वाइल्ड एनिमल चेज मतलब इधर उधर चीजें ढूंढना। टू प्रेज वन सेल्फ, बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका मतलब हो जाता है मृत्युदंड, मतलब डेथ सेंटेंस। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब देखो कूद काद के कोई काम करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करना होगा ना, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो जाता है कोई काम बहुत जल्दी जल्दी में करना। अब ब्लैक हॉर्स का मतलब हो जाता है अ सडन विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर। ये भी अच्छा है इडियम, अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना। फिलहाल इसका आंसर क्या है बच्चों? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रैपिडली एंड स्मूथली, बहुत जल्दी जल्दी काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन अ नटशेल। ओके, इन अ नटशेल का मतलब हो जाता है सारांश में, मतलब ब्रीफ में किसी बात को कहना, छोटे में, कम शब्दों में कहना अपनी बातों को। टू टॉक वेल, अ वेल पैक्ड पार्सल, अ डेकोरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ब्रीफली एंड कंसाइसली।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज वन वर्ड. ओके, वन वर्ड क्या है? देखो, अ सॉन्ग संग एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, जिसको हम कह सकते हैं शोक गीत. क्या कह सकते हैं? शोक गीत. उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं एलिगी. बट इसके अलावा भी बाकी 3 ऑप्शंस भी जरूरी हैं. मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स विमेन. मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स विमेन. ठीक है. वेटरन, वेटरन किसको कहते हैं? जिसने अपनी जॉब को बहुत लंबे समय तक किया हो, या अ पर्सन सर्विंग इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और स्पेशली जो गया हो किसमें, वॉर के लिए भी गया हो, उसको आप कह सकते हो वेटरन. नेक्स्ट क्या है? डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस का मतलब अ पर्सन हु इज स्किलफुल. अ पर्सन हु इज स्किलफुल. और इसी में आपका आता है एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, दैट इज एम्बीडेक्स्ट्रस. ठीक है. चलो, एक में काफी सारे वर्ड्स हो गए बच्चों. नेक्स्ट क्या है? इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन, है ना. इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेव स्टोन. एक ग्रेव स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज योर एपिटाफ. उसको क्या कहते हैं? एपिटाफ. नाउ व्हाट इज ऑबिचुरी? बिजेर. इनविंसिबल. इनविंसिबल इज समवन जिसको जीता ना जा सके, हु कैन नॉट बी वन, जिसके ऊपर आप जीत नहीं हासिल कर सके. बिजेर मतलब होता है अजीबोगरीब, इसेंट्रिक. बिजेर मतलब होता है इसेंट्रिक. ऑबिचुरी का मतलब क्या होता है? ऑबिचुरी का मतलब एक आर्टिकल जिसके बारे में डिसीज्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन दी गई हो, है ना. ऑबिचुरी मतलब एन आर्टिकल मेंशनिंग अबाउट द डिसीज्ड पर्सन, जो डिसीज्ड पर्सन के बारे में क्या दे? अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दे. ठीक है. चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? एपिटाफ. नेक्स्ट आपका वॉइस है. देखो, ये क्वेश्चन आपका वॉइस रिलेट कर रहा है. यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे. अब देखिए यहाँ पे ये जो हैव है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है ये ऑक्सिलरी वर्ब. मतलब यहाँ पे जो रियल मेन वर्ब है वो एब्सेंट है. तो इस केस में आपको इन्फिनिटिव को ही पैसिव में चेंज करना होगा, जो कि हो जाएगा टू बी प्लस V3. लेट्स चेक दी ऑप्शन. दिस फेंस हैज टू बी. अब ऑब्वियसली भाई यहाँ पे हमारा क्या है? दिस फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे. अब देखो, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैज टू बी पेंटेड बाय यू बाय दिस फ्राइडे. नहीं, बाय फ्राइडे यू विल हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस सेंस. भाई आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू चेंज नहीं होगा इसमें. दिस फेंस हैज टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय फ्राइडे बाय यू, राइट. अब देखो, दिस फेंस हैज, क्योंकि फेंस के लिए आया इसलिए वर्ब चेंज हुआ. हैज टू बी फिनिश्ड पेंटिंग, इसको फिनिश करना है. क्या करना? पेंटिंग फिनिश करना है. बाय यू बाय फ्राइडे. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. माई फ्रेंड सेड टू मी आई थिंक शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल. अब देखो, नरेशन में आपका विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में चेंज हो जाएगा. तो अब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा. तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही थॉट दैट he would not accept my proposal. My friend says to me नहीं होगा. told me that he thinks, नहीं. my friend told me, अब यहाँ पे दैट का कोई ऐसा दोबारा यूज ही नहीं हुआ है कि डबल दैट का यूज कर दे. तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अब भाई अगर आप लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन तो आ ही सकते हैं, है ना. और ऑनलाइन के लिए भी जो फीस रखी गई है वो बहुत ही नॉमिनल है, जस्ट 2499, और बेस्ट रिजल्ट दे रही है. तो अल्टीमेटली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन, हर चीज़ की तैयारी आपकी MKC लर्निंग ऐप में हो जाएगी. बस आपको क्या करना है? जल्दी से एनरोल करना है खुद को. अब आ जाते हैं कॉमन एरर पे, जिसमें बच्चों को अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती है. बट द प्रॉब्लम इज ऑफ रीडिंग. तो रीडिंग पे आज से ही कमांड कर लें, है ना. देखो भाई, स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट. स्कार्सली के बाद इन्फिनिट, ये आपका इन्वर्जन लगेगा. इसको ध्यान देना, नेगेटिव वर्ड है ये स्कार्सली. स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट. नर्वस सेंटेंस देन. अब देखो, ये जो पेयर्ड कंजंक्शंस होते हैं ना, इस पे एरर बहुत बनते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इस पे एरर बनते हैं, ध्यान देना. तो आप याद रखो कि स्कार्सली, हार्डली,
इनके साथ जो पेयर यूज हो सकता है दैट इज योर व्हेन या बिफोर। तो यहाँ दैन ना होके क्या हो जाएगा, व्हेन या फिर बिफोर। एरर किस पार्ट में है, एरर आपका है बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, this is your fill in the blanks. In spite of the old woman's repeated entreaties, he remained dash. अब देखो, ashamed माने शर्मिंदा, docile माने शांत, submissive मतलब ready to give, छोड़ दो, indifferent माने फर्क ना पड़ना, lethargic माने आलसी। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशेम माने शर्मिंदा, डोकाइल मतलब सबमिसिव जो आसानी से क्या कर दे, गिव अप कर दे, इनडिफरेंट माने फर्क ही ना पड़ना मतलब इग्नोर करते रहना, है ना, लेथार्जिक माने आलसी, एंट्रीटीज का मतलब क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट, बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही थी उसके बावजूद उसको कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पे कोई असर ना पड़ने का कौन सा वर्ड है, इनडिफरेंट, कोई असर ना पड़ना, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, in extremely poor societies, children can be put to work dash a young age and are therefore a source of income। बहुत जो पुअर सोसाइटीज होती हैं उनमें अक्सर क्या कर दिया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काम पे लगा दिया जाता है। तो वर्क डैश एज, तो एज से रिलेटेड जो कंजंक्शन है दैट इज योर एट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आपका कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन इज अ पार्ट वेयर इन इट कैन बी लेंदी ऑल्सो एंड इट कैन बी टाइम टेकिंग ऑल्सो, बट आपको इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है। आई विल गिव यू हाफ अ मिनट, ठीक है, यू कैन पॉज, रीड एंड देन कंटिन्यू विद मी। जल्दी से इस पूरे पैसेज को पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। लिटरेचर एंड हिस्ट्री आर ट्विन सिस्टर्स, मतलब लिटरेचर और हिस्ट्री साथ साथ चलते हैं, ना, जैसे शेक्सपियर है उनकी हिस्ट्री भी हम जानना चाहते हैं, तो ये दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। Inseparable. In the days of our own grandfathers and for many generations before them, the basis of education was the Greek and Roman classics for the educated. Educated के लिए Greek और Roman classics हुआ करते थे और Bible सबके लिए हुआ करते थे common. In the classical authors and in the Bible, history and literature were closely involved. मतलब दोनों को include किया जाता था. And it is that circumstance which made the old form of education so stimulating, interesting to the thought that and imagination of our ancestors. इसीलिए उनको चीज़ें ज़्यादा याद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। To read the classical authors and to read the Bible was to read at once the history and the literature of the three greatest races of the ancient world. मतलब इन दोनों को पढ़ लिया तो three greatest races of the ancient world के बारे में जान लिया। No doubt the classics and the Bible were read in a manner we now consider uncritical, but they were read according to the best tenets of the time and formed a great humanistic education. अब जब ये चीज़ें पढ़ी जाती थी तो इससे हमारा जो डेवलपमेंट होता था माइंड का वो भी बहुत ज़्यादा होता था एंड उसकी ही मदद से हमारी जो आज की ग्रेट एजुकेशन है वो फॉर्म हो पाई है। टुडे द स्टडी बोथ ऑफ द क्लासिक्स एंड ऑफ द बाइबल हैज़ dwindled, मतलब थोड़ा लड़खड़ा गई है टू स्मॉल प्रपोर्शंस। What has taken their place? इसकी जगह किसने ली है? To some extent, the vacuum has been filled. जो स्पेस रह गई है वो फिल की है किसने? By a more correct knowledge of history and a wider range of literature. मतलब कुछ खराब चीज़ों ने जगह नहीं ली, मतलब और डेप्थ में हमने इंडिविजुअल नॉलेज की जगह दे दी इनकी, है ना। But I fear that the greater part of it has been filled up with rubbish. But रबिश भी आया साथ साथ में, तो दोनों चीज़ें आई, लाइक प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्रीहेंशन। लेट अस टॉक अबाउट द पैसेज, बट उससे पहले आपको ये जानना है कि भाई जितना भी कंटेंट होता है ना उसका जो ओरिजिन है वो हमारी बुक्स है एंड यू कैन जस्ट वेरी वेल फाइंड आउट कि ये जो कंटेंट है ये कितना अप टू द मार्क होता है व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम। तो अगर आपको भी और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको MKC पब्लिकेशंस की इन बुक को परचेज करना है। आप सीधा कॉल करिए 9696330033 पे। 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ऑर्डर कर लीजिए। सारी अरिथमेटिक, रीजनिंग, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ICG, DB, GD और AC हर एक चीज़ से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। Which of the following statements best reflects the underlying tone of the passage? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपकी बेस्ट डिफाइन करता है टोन को पैसेज की? लिटरेचर एंड हिस्ट्री आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के लिए जरूरी है, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरक नहीं बना रही है। द स्टडी ऑफ लिटरेचर इज मीनिंगलेस विदाउट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, नो दे आर इंसेपरेबल एंड लिंक्ड इन द क्लासिक्स एंड बाइबल। बिल्कुल, ये एक ऐसी लाइन है जो आपको पैसेज में मिलती है और बच्चों आपको पैसेज ओरिएंटेड आंसर्स ही देने हैं, आपको अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग आंसर्स नहीं देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
The author of the above passage says that in the past, the basis of education for all people, irrespective of the intellectual caliber, was क्या थी? बिल्कुल बाइबल थी. बाइबल तो सबके लिए कॉमन थी ना जी. नेक्स्ट, the author of the above passage says that the classics and the Bible were read by his ancestors. कैसे पढ़ी जाती थी? जल्दी से बताओ. Methodically or with discretion, अलग अलग करके, in a manner that broadened their life of view with great emphasis, no, without critical discrimination in the light of their humanistic culture. मतलब discrimination ना करते हुए उनके culture के बारे में और जानने की enthusiasm के साथ. तो क्या हो जाएगा? D. Next, according to the author of the above passage, the old form of education based on the study of classics and of the Bible has, उसने क्या कर लिया गया है? सक्सीडेड. मतलब आज के समय पे क्या हो चुका है, जो ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन है बेस्ड ऑन द क्लासिक्स हैज़ हैड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन आवर टाइम. हमारे समय में वो क्या हो चुकी है? अब कम हो चुकी है. अब कौन कॉमन में बाइबल पढ़ता है जाके? नो वन, है ना. तो फिर सी इज द करेक्ट आंसर. रिजनरेटेड मतलब पुनर्जीवित हो जाना. ठीक है. ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेस नहीं डाला. क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन हिस्ट्री में अब तो इंटरेस्ट नहीं रहा, है ना. अब तो ये जगह ले चुका है. Last question of your passage. The author of the above passage fears that the greater part of the vacuum created by lack of interest in the classics and the Bible has been filled up by worthless ideas. Useless ideas ने, rubbish ने इसको fill कर दिया है. ना तो history ने, ना तो literature ने, ना तो philosophy ने. चलिए next question. Okay, next question is related to your close test, जो कि एग्जाम में फिर से बहुत पूछा जाता है आपके. और ऐसा रीडिंग पार्ट और वोकेबलरी पार्ट आपके एग्जाम का एक कोर है ना. चलो. A massive fire in Chennai destroyed 184 cars to a private cab aggregator. Aggregator का मतलब हो जाता है कि ऐसी कंपनी है, ऐसा हब जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ सेल होते हैं. ठीक है. तो अब देखो, a massive fire in Chennai destroyed 184 cars belonging to a private car aggregator. तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाता है? B, belonging, जो belong कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये भी जान लो कि भाई जैसे जैसे एग्जाम आता जाता है क्यूरोसिटी और टेंशन दोनों बढ़ते जाते हैं, और उस प्रेशर, उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा. तो मात्र 199 में आपको मेजर कल्चर क्लासेस MKC टेस्ट प्रेप ऐप पे डाउनलोड करने के लिए देता है ये टेस्ट सीरीज. नोटिफिकेशन, हेल्प डेस्क, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, हर एक चीज़ अवेल करा दिया जाएगा. सिंपली कॉल दिस नंबर 9696330033. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्रीगेटर फुल स्टॉप. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है. डैश ब्लेज इज सस्पेक्टेड टू हैव बीन ट्रिगर्ड. मतलब जो ब्लेज था, जो छोटी सी चिंगारी थी, वो ट्रिगर हो गई. कैसे? तो अब देखो यहाँ पे सम ब्लेज, अ ब्लेज, वन ब्लेज नहीं, द ब्लेज इज सस्पेक्टेड, ऐसा माना जा रहा है. वो ट्रिगर हुई किसकी वजह से? ट्रिगर्ड डैश टॉल ड्राइड ग्रास कॉट फायर. वो कब ट्रिगर हुई? जब टॉल ड्राइड ग्रास ने आग पकड़ी फ्रॉम अ डिस्कार्डेड डैश सिगरेट. तो ऑब्वियसली अंटिल ऑफ, आफ्टर बाय में से क्या हो जाएगा? आफ्टर, उसके बाद आग पकड़ी ना. नेक्स्ट 24, आफ्टर टॉल ड्राइड ग्रास कॉट फायर फ्रॉम अ डिस्कार्डेड, लाइटिंग, स्मोल्डरिंग, फायरिंग, स्मोकिंग. स्मोल्डरिंग का मतलब क्या हो जाता है? सुलगना. फ्लेम नहीं है बट धीमे धीमे धुआं हल्का हल्का निकल रहा हो, उसकी वजह से. बट सेट अ रेस्क्यू सर्विसेज. अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? फायरिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, लाइटनिंग भी नहीं. स्मोल्डरिंग इज द करेक्ट वर्ड विच इज हैज टू बी यूज्ड हियर. लास्ट क्या है? बट सिगरेट. बट सेट अ रेस्क्यू सर्विसेज कल्प्रिट. अब वो कल्प्रिट तो था नहीं, विक्टिम भी नहीं था, स्पेशल भी नहीं था, क्या था? ऑफिशियली बचा यहाँ पे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग. तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? डी. तो ये है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सफलता गारंटीड करते हैं. और अगर आप भी चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चंस करना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें उस होमवर्क का आंसर, और ये भी बताएं कि आपको मॉडल पेपर कैसा लगा. चलिए मिलते हैं ऐसी अगली मॉडल पेपर के साथ. बाय दिन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद. तो बिल्कुल स्वागत है बच्चों ICG-AC के इस मॉडल पेपर में. मेजर कल्सी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको आज ये जो मॉडल पेपर कराने वाला हूँ ICG-AC का, इससे आपको एग्जैक्ट ये फीलिंग आ जाएगी रियल वाले एग्जाम की कि जनरल साइंस में फिजिक्स कैसे पूछता है. तो आइए शुरू करते हैं. और इसको अटेम्प्ट करने से पहले आप एक बार पॉज करके खुद ही अटेम्प्ट, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ उसके पहले आप खुद ही एक बार सॉल्व कर लीजिएगा. चलिए. नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, जीरो, ईदर पॉजिटिव
और नेगेटिव। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम इंग्लिश में होता है तो मैंने प्रॉपरली इसको इंग्लिश में ही रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई भी कंडक्टर होता है तो उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस होते हैं। इस वजह से अगर आप नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज विल बी 0। नेक्स्ट चलते हैं, इसको बताइए। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखें, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आई का जो फार्मूला होता है वो होता है J.dA। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली J लिखेंगे तो वो I/A आता है। आप मान करके चलें कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अनडाउटेडली इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। क्योंकि ये एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको करंट मिल जाता है, इसीलिए करंट स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज, करंट डेंसिटी इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बेहद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर मेजर कलसी क्लासेस में हम ICG AC कोर्स की बात करें, वैसे तो ये हर डिफेंस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है पिछले 16 सालों से, तो हम यहाँ पर ऑफलाइन फीस अगर आपकी बात करें तो ओनली 30,000 में, नॉट 50,000 अब वो फीस नहीं है, 30,000 इज़ द फीस। और इसी फीस में आपको रिटन, SSB इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश, डाउट काउंटर, एवरी सिंगल थिंग यू विल गेट इन दिस प्राइस। और ये पूरे देश के अंदर सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, और इस अफोर्डेबल प्राइस में सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ आपको मेजर कलसी क्लासेस दे रहा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग statements about the gravitational constant is true? It is a force, it has no unit, it has a small value in all system of units, it does not depend on the nature of the medium in which the bodies are kept। बताइए, कैपिटल G की सबसे खास बात होती है, ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है यूनिट ऑफ G। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट अ फोर्स नहीं है, इसकी यूनिट होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। हर एक सिस्टम में इसकी सेम वैल्यू बोल रहे हैं, इट हैज़ सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट, नहीं। अगर आप न्यूटन को डाइन में बदल देंगे, मीटर को सेंटीमीटर बदल देंगे तो ये वैल्यूज़ इसकी जो आती है बदल जाएगी वो, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11, तो ये वैल्यूज़ आपकी बदल जाएंगी, ठीक है, अगर आप इसको सेंटीमीटर बदल देंगे। और इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, बिल्कुल करेक्ट है, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बढ़िया से आप देख लीजिए और बताइए तुरंत आंसर इसका। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ICG AC में, और ये इसकी वैल्यू होती है बिल्कुल 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है बच्चों। अगर किलोमीटर देगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3 घटा देंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें फुल कोर्स की, अगर आप ऑफलाइन में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन फीस भी आपको ज़्यादा लग रही है, तो आप ऑनलाइन फीस बिल्कुल पे कर सकते हैं 2499, यानी कि 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है करंटली 5000 पीस पर। 5000 जो आपकी फ़ीस थी उस पर 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो डेली लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नोट्स एंड PDF के लिए आपको अलग से बिल्कुल पे करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली आपको लेक्चर का जो भी प्रैक्टिस होगा, हर किसी का आपको PDF मिल जाएगा तुरंत इमीडिएटली, और ऑनलाइन आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकेंगे। तो इस तरह से ये सब फैसिलिटीज़ हैं। और डाउट सेशन तो बिल्कुल नहीं भूलना है, डाउट सेशन यहाँ पर प्रॉपरली लगता है, जहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए ये मेजर कलसी क्लासेस ये कह सकते हैं कि एक तोहफा लेकर के आया है पूरे देश के लिए। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ICG AC की, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म। अगले सवाल पर चलते हैं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ हीट, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए डेसिबल यूज करते हैं। डेसिबल के अलावा इसकी यूनिट बेल भी होती है, ध्यान रखिएगा, बेल भी होती है, ठीक है। चलिए, और फॉन भी होती है, फॉन, FPHON। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड एट रेस्ट? फॉलोइंग में से किसको हम रेस्ट पे नहीं पा सकते? तो हम किसको नहीं पा सकते? इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ गया, अगर ये ऑर्बिट में घूम नहीं रहा है, ये रेस्ट पे आ गया, इफ दिस केम टू द रेस्ट, देन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम विल बी गॉन, and if the stability of atom is gone, then there is no existence of matter and there is nothing at all. So obviously बात है, electron will not be stopping at any cost, for God's sake. Electron volt is the unit of potential, energy and charge. Let me tell you, electron volt is the unit of, in fact,
energy, because 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So this is the value of 1 electron volt. Please keep in the mind, this is the value of 1 electron volt. Coming to the next question. So here आपका B option correct हो जाएगा. Now coming to the next question. Before next question, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपके पास है. अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ते हैं या फिर आपने कहीं से भी प्रिपरेशन कर ली है और आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको इस पर एनरोल करने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर, यू थिंक यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर, देन यू एनरोल योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, देन डिसाइड, देन कम हेयर. ऑलराइट, तो यहाँ पर एनरोल करेंगे. 199 से शुरुआत है इसकी, बिल्कुल अफोर्डेबल है. जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा. This is the question. Weightlessness experienced while orbiting the Earth in spaceship is the result of. क्यों होता है? फ्री फॉल की वजह से होता है. Whenever any satellite is revolving around Earth, then वो हमेशा किस में होता है? फ्री फॉल में होता है. फ्री फॉल में होने की वजह से वेटलेस फील होता है. तो फ्री फॉल इज द आंसर. Coming to the next question. Sonar is the device to measure. Sonar is the device. Have you heard the name radar also? Radar is the system with which we observe the infiltrations, any kind of planes, enemy planes. हम उसको पता करते हैं और सोनार की मदद से हम डेप्थ ऑफ द सी पता कर लेते हैं कि कोई सी कितनी गहरी है. ठीक है, यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके वेव्स को नीचे भेजते हैं. वेव्स नीचे से ऊपर आती हैं टकरा करके, तो कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस है वो पता चल जाता है, क्योंकि आपको वेलोसिटी पता है साउंड की. चलिए, दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन एंड इस लास्ट क्वेश्चन को आप करिए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड? वायर बाउंड रेजिस्टर, जंक्शन डायोड, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब. सो योर आंसर विल बी जंक्शन डायोड, बिकॉज जितने भी डायोड हैं वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते. ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए V बराबर IR होना चाहिए और ये फॉलो नहीं करते जितने डायोड्स होते हैं. मतलब VI कर्व जो होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होता. डायोड्स के लिए VI कर्व इस तरह से होने लगता है. ठीक है, VI कर्व. तो दैट्स वाई जंक्शन डायोड इज द राइट आंसर. सो बच्चों, दिस इज the most important segment that I'm going to discuss with you, और वो है मेजर कलसी के साथ क्लासेस की बुक्स. बिकॉज आपके दिमाग में कई बार आता होगा, बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि कोई ऐसी बुक नहीं है क्या, कोई ऐसा रामबाण नहीं है क्या जिसमें हर चीज़ हो जाए, जिसको हम अगर ले लें तो हमारा ICG AC का एग्जाम श्योर शॉट निकल रहा है. तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आप तुरंत ही, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल नहीं है, 25% डिस्काउंट पे चल रहा है. आप जो 9696330033 पर फ़ोन करके आप इमीडिएटली इसको ऑर्डर कर सकते हैं. तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया, आपको सारे 10 क्वेश्चंस में से आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए होंगे. अगर नहीं हुए हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, यू कैन रीच टू अस. जय हिंद. जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं ICG AC का मॉडल पेपर 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस 25 प्रश्नों, ऐसे ही 25 प्रश्नों का मॉडल पेपर मैं लेकर आऊंगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने दूंगा. इस वादे के साथ आए हो दोस्तों. तो आप देखें, पहला क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से है. सिंप्लीफिकेशन से है कि आपका 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 एंड सो ऑन. 0.5 माइनस में है, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी. तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए केवल 3 टर्म की आवश्यकता पड़ेगी. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है जरा देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 1/2. देखिए 2 × 1 = 2 -1 1/2. सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 -1 2/3. अब लास्ट टर्म पे चलते हैं. कहाँ पे चलते हैं? लास्ट टर्म पर. लास्ट टर्म क्या है 100, 100 × 1 = 100 -99 अपॉन 100 हो जाएगा. एंड होल पावर आपका -0.5 चल रहा है. इस बात का ध्यान रखना है. बस ये देखिए कैसे कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर. तो अगर ऐसे प्रश्नों में अगर पहले पद का न्यूमरेटर बचेगा तो अंतिम पद का डिनोमिनेटर बचेगा. पहले पद का डिनोमिनेटर बचेगा, देखो एक कैंसिल होगा, एक बच जाएगा.
लास्ट टर्म का और फर्स्ट टर्म का। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो यहाँ न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो वैल्यू आई है यहाँ पर 1, लास्ट टर्म में 100, पावर में कितना -0.5 है। आप जानते हैं कि पावर माइनस है, पलट दो तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 की पावर 0.5। 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब होता है रूट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, जो आपके डी ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 10, जो आपके डी ऑप्शन में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप ऑफ 10, 12, 15, 18 and 20 soldiers and also in the form of a solid square। ये टर्म आपको ध्यान रखना है, इस टर्म को ध्यान रख से समझना है। कह रहा है कि बताओ सैनिकों की वह सबसे छोटी संख्या, मतलब कम से कम कितने सैनिक हों जिन्हें हम 10-10, 12-12, 15-15, 18-18, 20-20 के समूहों में व्यवस्थित करें और साथ ही साथ एक सॉलिड स्क्वायर बनाना है आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पहला क्या करेंगे आप, पहला आप करेंगे 12, 10, 12, 15, 18 एंड 20 का एलसीएम। क्या लेंगे बच्चा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का स्मार्ट तरीका क्या है, 20 को एलसीएम बना लो। किसको बना लो एलसीएम, 20 को। अब फिर पूछो कि क्या ये 20 18 से कैंसिल हो रहा है, तो 20 मना कर देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि 18 के पास 9 है। आंखों ही आंखों में बात समझना, 18 क्या है, 9 2 जा 18 है, 20 में कोई भी 9 नहीं है। अच्छा, अब आप जरा 15 के पास आओ, यहाँ 5 है, 20 में 5 है, 3 है, मिल गया। 12 के पास आओ, यहाँ 4 है और 3 है, 4 यहाँ पर है, 4 5 जा 20 और यहाँ पर 3 है, 10 यहाँ मिल ही गया। इट मीन्स कि आपको एलसीएम मिल गया 180। तो जल्दी से लड़का 180 लगा के भाग जाएगा, बात समझिएगा। लेकिन आपको सॉलिड स्क्वायर पे ध्यान देना है। तो जब आप इसके एलसीएम पर जाएंगे तो ये लिखा है 20 × 9। अब 20 का फैक्टराइजेशन 4 × 5 × 9, समझिएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। तो आपको इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 180 × 5 करेंगे तो 18 × 90 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में सॉलिड स्क्वायर बोला, अगर एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसी को टिक करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला सवाल देखिए आप, ये है आपके सामने अगला सवाल। क्या है क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन ये है, इफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 5 and 4, 5 and 4। रेशियो ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी का रेशियो कितना है, 3:5। नहीं कुछ करना है आपको, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 15, फर्स्ट टर्म का सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दो 12, लास्ट टर्म का लास्ट टर्म से कर दो 20। दिस इज द A:B:C। क्या करना होता है, पहले पद का सब में, अंतिम पद का केवल अंतिम पद में, फर्स्ट टर्म का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म का केवल लास्ट टर्म में करेंगे। 15, 12 and 20, 15, 12 and 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों कि अंतिम अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ milk and water in 2 mixture A and B is 3:2 and 4:3 respectively. If A and B are mixed in the ratio of 1:2, then what is the ratio of milk and water in final mixture? क्या कर रहा है, दो बर्तनों में दूध और पानी का मिक्सचर है। पहले बर्तन में दूध का पानी से रेशियो, पहले बर्तन में दूध का पानी से रेशियो 3:2 का है, दूसरे बर्तन में दूध का पानी से रेशियो 4:3 का है और इनको मिलाना 1:2 में है। तो पहले बर्तन से दूध ले लो, पहले बर्तन में दूध कितना है 3/5, कितना है 3/5 और लेना कितना 1 यूनिट, तो 1 से गुणा कर दिया, प्लस दूसरे बर्तन में दूध कितना है 4/7, कितना 4/7,
देखो भैया 4/7 लेना कितना है 2 लीटर, ये हो गया आपका मिल्क। ये क्या हो गया मिल्क। क्या कर दिया मैंने, अगर मैं इसमें मिल्क इज टू वाटर 3:2 है, मैं आपसे पूछूं मिल्क कितना होगा तो आप कहेंगे 3/5 होगा, 3 + 2 5, और वाटर कितना होगा 2/5 होगा। ऐसे अगर मैं इस बर्तन की बात करूं तो इसमें मिल्क कितना होगा तो आप कहेंगे 4/7 होगा। मैं बोलूं वाटर कितना होगा तो 3/7 होगा। ओके, तो ये रहा आपका मिल्क। तो ये कितना होगा, आप वाटर ले लीजिए इसी पे रेशियो लगा के। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। हाँ देखें आप, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 प्लस आपका है 4/7। पहला 1 यूनिट लेना था, इसको 2 यूनिट लेना, ये दूध हो गया। इसमें कितना वाटर कितना है 2/5, 1 ही यूनिट है, प्लस 3/7 ये 2 यूनिट है। ओके, सॉल्व कर दे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/5 3/5 प्लस 8/7, और दूसरे में क्या आ रहा है आपका 2/5 प्लस 6/7। बस 7 3 जा 21 प्लस 8 5 जा 40, आ गया आपका 61। कितना आ गया ये 61। क्या एक ऑप्शन में है, जी हाँ एक ऑप्शन में है 61। अभाज्य संख्या भी है, प्राइम नंबर है, मिला तो सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 2 जा 14 प्लस 5 6 जा 30, तो कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44, मीन्स आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 years ago the ratio of age of A and B was 4 and 5. 8 years hence the ratio of age of A and B will 9:10. What is the difference between their present age in years? देखिए A और B की 7 साल पहले आयु का रेशियो, एज का रेशियो 4-5 था। 8 साल बाद 9 संबंधित 10 का 9:10 का हो जाएगा। 7 साल पहले 8 साल बाद 15 साल का डिफरेंस, कितना 15 साल का। देखो ये 4 से कितना हुआ 9, और ये 5 से कितना हुआ 10, तो कितना बढ़ा 5 यूनिट। 5 यूनिट 15 के बराबर है, 1 यूनिट 3 के बराबर होगा। इनकी एज में 1 ही यूनिट का डिफरेंस है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। 7 साल पहले 8 साल बाद 15 साल का डिफरेंस हुआ, रेशियो कितना बढ़ा 15 साल में रेशियो 4 से 9 हो गया, और इसका 5 से 10, तो 5 बराबर 15 1 बराबर 3। डिफरेंस पूछा था इनके रेस एज में 1 यूनिट का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगली स्लाइड ये है मित्रों, मेजर कलसी क्लासेस में इंडियन कोस्ट गार्ड की जो फीस हुआ करती थी 50,000, उसको कम करके कितना कर दिया गया 30,000। मात्र ये ऑफर बहुत कम समय के लिए है। इस 30,000 में आपको असल में मिलने वाला क्या क्या है, रिटेन आपका रिटेन, एसएसबी इंटरव्यू, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इसी 30,000 में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ सौरभ सर का मैजिकल गाइडेंस आपको प्राप्त होगा। तो आप जरूर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपना कैरियर सुनिश्चित करें, अपना रास्ता तय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिनोमिनेटर इन कितना है आपका डिक्रीज बाई 20%, कितना कर दिया जाए डिक्रीज बाई 20% कर दिया जाए। मतलब कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर को 15% से इंक्रीज किया, इसके डिनोमिनेटर को 20% से डिक्रीज किया। कुछ नहीं करना, जितना परसेंट से इंक्रीज किया 100 में प्लस कर लो, जितना परसेंट से डिक्रीज किया 100 से माइनस कर दो। इसके बाद फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है आपका 17/65, इसी में मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके 80/115, सही है 80/115। तो ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम में, ये 13 टाइम में, सही है। अब गुणा करके देख लो, 17 छक्का 102, क्या 2 एक ही जगह है, बिल्कुल एक जगह है। देखो ना, जब इसका गुणा करोगे 16 का गुणा 7 में करोगे 16 7 112, केवल एक जगह यूनिट पे 2 आ रहा है, सीधे टिक करेंगे। बहुत बड़ी संख्या है, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, टाइम किल कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन ये है, रीताज इनकम इज 15% लेस देन रिचार्ज इनकम, बाय व्हाट परसेंट इज रिचार्ज इनकम मोर देन रीताज इनकम। मतलब रीता की आय, रीता की इनकम रीचा की इनकम से 15% क्या है, लेस है, कम है। बस आपको लेस मोर में ये समझना पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि मोर, मोर का मतलब ज्यादा। मोर जब भी पूछेगा तो नीचे फ्रैक्शन में लेस करना पड़ता है। दिस इज अ रूल ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन। 15% लेस है, 15 अपान लेस करना है तो 85 आउट ऑफ 100, तो 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं 15, 17 पचे 85, 300/17, 300/17। अब देखिए इकाई पर आपको 0 चाहिए, इकाई पे कितना चाहिए, 0। तो यहाँ देखिए 7 पचे 35, 1 36 नहीं हो सकता, 7 चौक 28, 1 29 नहीं हो सकता, 7 सत्ते 49, 1 85 ये आ गया, 7 छंग 42, 1 43 नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर 1711/17, 1711/17% हो जाएगा। इसको भी कैंसिल करने के चक्कर मत पड़ जाइएगा, केवल आप देखिए इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 0 है। आप केवल 7 का 5 से मल्टीप्लाई करिए 35 और इसको जोड़ेंगे 1, 36, यूनिट 6 आ गया। बस इसी अप्रोच से आप आगे बढ़िएगा तो आप कम समय में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अनिल बॉट सम आर्टिकल एट 6 for ₹8 एंड सोल्ड एट 10 for ₹8। इसमें कुछ नहीं करते हैं, क्या आपसे बोला 6 सामान 8 रुपए में, 6 सामान 8 रुपए में और 10 सामान 12 रुपए में। ये सीपी है और ये एसपी है, सही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख लो 8 रुपए में 6 खरीदा है और 10 रुपए में 10 रुपए में नहीं 12 रुपए में 10, 12 रुपए में 10, कितने रुपए में, 12 रुपए में 10 इसने बेचा है ना, 6, ठीक है। 12 रुपए में 10 और 8 रुपए में, ठीक है 8 रुपए। अब आप क्या करें, संख्या बराबर कर दें, तो 10 और 6 और 10 ये दोनों ही 30 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 30। दोनों को क्या कर दो, 30 कर दो। तो ये 5 बार गुणा होगा और ये 3 बार गुणा होगा, तो इधर भी 5 बार गुणा होगा 40 और ये 3 बार गुणा होगा 36। बात समझ में आ रही है। 30 सामान खरीदा था, 40 में बेचा है 36 में, 4 का फायदा 4 का घाटा हो रहा है। 40 में खरीदा है, 4 का घाटा हो रहा है किस पे, 40 पे आउट ऑफ 100 घाटा हो रहा है ना 4 का। 5 8 40, 12 3 36, यस बिल्कुल घाटा हो रहा है। 10% लॉस, क्या आएगा, 10% लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 10% लॉस आ गया आपका इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इन द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ यक्स बुक इफ द प्रॉफिट इज 10% देन द वैल्यू ऑफ यक्स। इसमें आप क्या करते हैं, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या माइनस बेची गई वस्तुओं की संख्या बटे बेची गई वस्तुओं की संख्या आउट ऑफ 100, ये बराबर प्रॉफिट होता है। क्या होता है, खरीदी गई माइनस बेची गई बटे बेची गई गुणे 100। खरीदी गई कितना है 33, बेची गई यक्स। इसी को सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 330 माइनस 10 यक्स, ये बराबर यक्स आ जाएगा। तो 11 यक्स बराबर 330। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया 30 है। आप ऐसे प्रश्नों को हिट एंड ट्राई मार सकते हैं, सीधे फॉर्मूले में ले जाकर रख सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारा है, अगर आप ऑफलाइन नहीं हमसे जुड़ पाते हैं तो आपके पास दूसरा रास्ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन की फीस जो हमारी 5000 हुआ करती थी फुल कोर्स की, वो कितनी हो गई आपकी 2499। ये भी बहुत कम समय के लिए है। क्या क्या मिलेगा, डेली क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट एंड साथ ही साथ आपका डाउट सेशन भी इसमें इंक्लूड है। तो आप चाहें तो भारत में कहीं भी बैठे हों, हमसे ऑनलाइन जुड़ करके दुनिया के भारत के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जुड़ करके आप जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े आप। देखें, एट विच रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डज एन अमाउंट बिकम डबल, कितना, डबल इन 12 ईयर। तो आप जानते हैं एक ही फॉर्मूला है पूरे ब्याज में, SI बराबर PRT अपान 100। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की। कितना गुना हो गया, डबल हो गया, तो डबल हो गया तो P हो जाएगा। भाई अगर हमने 100 रुपया लगाया वो 200 हो गया, ब्याज 100 मिला। अगर हमने 100 रुपया लगाया 400 हो गया, 4 गुना हो गया तो ब्याज 300। तो जब धन होगा, अमाउंट होगा डबल,
तो इंटरेस्ट होगा सिंगल, जब अमाउंट होगा थ्राइस तो इंटरेस्ट होगा ट्वाइस। तो बस ये आपका पी हो गया, यहाँ पे आ गया पी, आर नहीं पता है, टी तो 12 है अपॉन 100, पी से पी कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 12, 100 अपॉन 12, 4 3 12, 25 चौका 100, 25 चौका 4 3 12, 25 चौका से कितना आ गया 100 आ गया, 25 अपॉन 3 जो है आपका 813, 8 सही 1/3 या 813। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। अगला सवाल देखिए आपकी नजरों के सामने ये है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज ₹408, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे प्रश्नों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं, 200 इंटू डिफरेंस अपॉन SI, 200 इंटू डिफरेंस अपॉन SI। तो 200 तो 200 है, डिफरेंस कितना है 8 रुपीज़ का, और आपका SI कितना है 400। SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आ गया आपका 4%, कितना आ गया 4%, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 35 km इन 5 hours, ही ट्रेवल्ड पार्टली ऑन फुट एट द rate of 4 km per hour and the rest on bicycle at the rate of 9 km per hour. The distance traveled on foot is, मतलब कोई आदमी है जो 35 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है। 35 किलोमीटर कितने टाइम में जाता है, 5 घंटे में जाता है। तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो 7 है। स्पीड क्या है, ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड 7 है, पैदल 4 है, और बाइसिकल से कितना है 9 है। रूल ऑफ एलिगेशन लगा दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ये रेशियो किसका हो गया, ये डिफरेंट टाइम का हो गया। कितना हो, किसका हो गया, टाइम का। तो 3 और 2 5, 5 बराबर कितना आवर है 5 आवर, 5 बराबर 5 तो 1 बराबर 1। क्या पूछा आपसे, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो आपसे कितना आपका हो रहा है 4 km, तो 1 बराबर 1 हो गया आपका। 5 बराबर कितना आ रहा है, 5 बराबर 5, ये रेशियो किसका हो गया 1 बराबर 1 आ गया। तो हमारा जो आंसर हो रहा है, एक सेकेंड मैं इसको आपको बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ जरा सा भी कंफ्यूजन आ रहा है तो सॉल्व करके देखिए। कितना दूरी चला है वो 35 किलोमीटर चला है। कितना टाइम में चला है 35 किलोमीटर, 5 घंटे में। मान लिया कि यक्स चला पैदल, यक्स चला कैसे पैदल, तो 35 माइनस यक्स चलेगा साइकिल से, सही है। और कितना टाइम लगा उसको, पैदल जो चला है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी है यक्स, चाल है पैदल उसकी 9, और ये आपकी 9, ये 4 है और 9 है, और कुल मिला के कितना टाइम लगा उसे 5 घंटा लगा। कितना टाइम लगा 5 घंटा। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 9 यक्स प्लस 35 चौका 140, 35 चौका कितना आ गया 140 माइनस 4x, ये बराबर सीधे गुणा मैंने किया है 36 गुणे 5, 36 गुणे 5, तो 9 में से 4 गया 5x, 5x बराबर ये देखिए 140 इधर जाके घटेगा, 36 पंजे कितना हो रहा है 180, तो 40 आ गया। तो x का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। वहाँ पे कुछ जल्दी से मिस्टेक हो रहा था, x का मान कितना रहा। आप रूल ऑफ एलिगेशन से भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ दोस्तों। ये रहा इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका। तो अगला सवाल देखिए, P can work thrice as fast as Q. Working independently, Q can complete a task in 24 days. In how many days can P? It means P और Q की efficiency जो है वो कितना है 3:1 है। कितना है 3:1। अब आपसे कह रहा है Q कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। कितना 24 डेज। तो एक इफिशियंसी से 24 डेज, तो कह रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिला दो तो कितने हो जाएंगे 4 इफिशियंसी से 6 डे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 डे। इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है इसमें, a car moves a distance of 600 km with uniform
speed, the number of hours taken for the journey is 2/3 of the number representing speed in किलोमीटर पर आवर. द टाइम, मतलब क्या कर रहा है कि कार है जो 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो उसका 2/, द नंबर ऑफ आवर 2/3 ऑफ स्पीड, मतलब कि जो उसकी चाल है, जो समय है उस चाल का 2/3 है. तो आपने कह दिया चाल x है, तो समय कितना होगा 2/3x हो जाएगा. और यही बराबर चाल, बस दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा. x² बराबर 900 आ जाएगा. तो x बराबर 30 आ जाएगा. क्या आ जाएगा 30. x बराबर 30. अच्छा आवर पूछा है, तो भैया अगर चाल 30 है, दूरी 600 है, तो समय कितना लगेगा 20 घंटा लगेगा. बात समझ में आई कि नहीं. इस सवाल में था कि कोई कार है जो 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है. अब जो उसका टाइम है चाल का 2/3 है, तो आपने कहा चाल x है, टाइम 2/3x है. सॉल्व किया और इस सवाल का आंसर आपके सामने. अगली स्लाइड पर आप देखिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है. मेजर कल्सी की MKC की जो बुक है उस पर 25% का डिस्काउंट है. और अगर आप इन किताबों को मंगा करके पढ़ें, ये किताबें, मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जितनी भी डिफेंस की किताबें हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की जो भी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, सभी किताबों का निचोड़ है. ये किताबें अपने अपने विषय की बाइबिल, अपने अपने विषय की, आप गीता कुरान जो कह लीजिए, ये बाइबिल अपने अपने सब्जेक्ट की. तो बहुत अच्छा, बहुत मोटी किताबें नहीं लिखी गई हैं, तो आप इनको मंगा सकते हैं. आपके लिए बहुत यूजफुल किताबें हैं दोस्तों ये. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए. अ बोट कवर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम कितना 15 किलोमीटर, कितना टाइम में 5 घंटे में. चाल हो गई 3. डाउन स्ट्रीम कितना, डाउन स्ट्रीम 42 किलोमीटर, कितने घंटे में 6 में. तो ये चाल कितनी हो गई 7. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 ये होता है आपका, ये होती है वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, करेंट, नदी, जो भी कह लीजिए. 7 में 3 गया 4, 4/2 का मतलब 2. करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 2. आपसे क्या पूछे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. अगला सवाल, अब आपका रीजनिंग का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है दोस्तों. इन अ सर्टेन कोड प्रोफेशन इज रिटन ऐसे लिख दिया. अब इसमें क्या समझना है आपको, इसमें वर्ड को अरेंज किया गया है. तो नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लिया. अब देखो यहाँ पे किस नंबर का लेटर पहले आया, 5वें नंबर का, फिर किसका 6. तो यहाँ भी लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5वें नंबर का I, फिर O, फिर इसके बाद कौन आया भैया, इसके बाद OR आया है. OR 3 4, तो यहाँ से 3 4 ले लो. CT, IOCT, IO ना गड़बड़ हो रहा है भैया. 5वां क्या लेना है आपको EF. तो EF क्या है आपका, EF 5 और 4 उल्टा लिया है, इसको 5 और 4 लिया है. तो इसका 5 कौन सा है I है, 4 कौन सा है T है, फिर कौन सा इसने रखा है OR मतलब 3 और 2 लिया है. तो 3 और 2 C और I ले लो. ITCI एक जगह है, केवल टिक कर लो बच्चा और आगे बढ़ जाओ. ITCI एक जगह है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो मतलब इनको अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है. सब में ई है, दूसरा ए है, तीसरा लेटर देखो C यहाँ आ गया. मतलब 5वां वर्ड आपका पहले आएगा. केवल एक जगह है, केवल एक जगह है, आप टिक करें और आगे निकल जाएं. बात समझ पाए कि नहीं. इसको अल्फाबेटिकली आपको केवल अरेंज करना था. पहला और दूसरा लेटर सब में सेम है. तीसरा लेटर इसमें देखो C है और बाकी R G ये सब है, तो C पहले ही आएगा. तो 5 जैसे आपने देखा पहली जगह पे है आप और एक ही जगह पे है, तो आपने टिक किया और आप आगे बढ़ गए दोस्त. अगला ये देखिए 14 38. अगला तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है 9 का. जब संख्याएं ग्रेजुअली बढ़ रही हो या घट रही हो तो पहले प्लस माइनस करने का प्रयास करेंगे. जब रैपिडली बढ़ या घट रही हो तब मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का प्रयास करेंगे. तो देखो यहाँ पे कितना आया 9, यहाँ कितना आया 12, फिर यहाँ कितना आया 15. अब कितना आएगा 9 3 12 3 15.
अब कितना घटेगा, 18 घटेगा, कितना घटेगा 18। तो 12 में से 8 गया, 4 एक ही जगह तो है, 13 84, बात खत्म हो गई भाई। पहले 9 घटा, फिर 12, फिर 15, फिर 18 घटेगा। अब यहाँ देखो यूनिट 2 है, यहाँ यूनिट 8 है, तो 12 में से 8 गया, 4 एक जगह था। तो आप इसको करके आगे बढ़ गए, फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कि यहाँ भी संख्याएं ग्रेजुअली बढ़ रही हैं, 5 4 9, 9 8 17, 17 और कितना हो रहा है आपका 12, 17 12 29, तो 4 8 12, फिर 16, फिर कितना 20, फिर कितना 24, 5 4 9, एक जगह है, बिल्कुल एक जगह है, 8 9। आप क्या सोच रहे हैं मैंने ऑप्शन बनाया? नहीं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आपको इस अप्रोच से एग्जाम में चलना पड़ेगा जिससे आपका टाइम कम खर्च हो। आपसे कह रहा है दोस्त, आपसे कह रहा है कि हार्मनी जैसे डाइवर्सिटी से रिलेटेड है वैसे रूडनेस, ये एंटोनिम यूज किया है। हार्मनी मतलब तारतम्यता, डाइवर्सिटी मतलब बिखराव, तो इसका क्या हो जाएगा, रूडनेस का हो जाएगा पोलाइटनेस। रूडनेस का क्या हो जाएगा, पोलाइटनेस। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है, एंटोनिम यहाँ पर यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, एंटोनिम। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं इनरोल करके, आज ही इनरोल करें आप। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर है जिस पे आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ये 14 14 225 625, ये तो देखिए 14 के बाद 15 का वर्ग आया है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ 24 आएगा। कितना आए, ये आएगा 24, ये गलती से यहाँ लगा है, क्या आएगा 24 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरुण इस सना प्रीति, जो अरुण है प्रीति का बेटा अरुण है। प्रीति का बेटा कौन है, अरुण है। राम इज ब्रदर ऑफ प्रीति, राम इसका भाई है, राम इसका भाई है। नीताज डॉटर नेम इज रीमा, नीता इज राम सिस्टर, नीता जो है, नीता राम की सिस्टर है, बहन है, और नीता की जो बिटिया है वो रीमा है। कौन है, रीमा है। ठीक है, यहाँ आ गई रीमा। अब आपसे हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीमा। देखो अरुण की मम्मी, उसका मामा, उसकी मौसी, मौसी की लड़की कजिन, मौसी की लड़की क्या होगी, कजिन होगी, मौसी की लड़की कजिन होगी। बस इसमें आपको ये अरेंजमेंट आना चाहिए बेटा, कैसे करेंगे। अ मैन इज फेसिंग साउथ, कैसे खड़ा है भैया, कोई आदमी इधर को मुंह करके खड़ा है। ही टर्न 135 इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमेगा एंगल में तो माइनस लिखिएगा, ओके। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, प्लस 180। क्लॉकवाइज को प्लस में और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस में करेंगे और इनका डिफरेंस लेंगे, तो कितना आ गया 45 डिग्री। अब आपसे कह रहा है ये इधर खड़ा है, प्लस आया है तो क्लॉकवाइज चलेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर आ जाएगा। ये देखो क्या है, वेस्ट है, ये साउथ है। करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट लग जाएगा। करेक्ट आंसर क्या लग जाएगा, साउथ वेस्ट लग जाएगा। करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, 4 फ्रेंड्स वर प्लेइंग कार्ड, 4 दोस्त कार्ड खेल रहे हैं और सर्कुलर बैठे हुए हैं। शंकर सेटल ऑन राइट साइड ऑफ रामा, तो राम को रख दो। देखो जब सर्कुलर आप अरेंज करेंगे तो ये डायरेक्शन का उल्टा, जैसे डायरेक्शन चैप्टर में दाएं के लिए क्लॉकवाइज होता है तो सर्कुलर अरेंजमेंट में दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब राइट के लिए एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज। पहले किसी एक को बैठा दो, कह रहा है कि शंकर सेटल ऑन राइट साइड ऑफ राम, राम के राइट साइड, तो राम के राइट साइड शंकर को बैठा लो, बैठा दिया हमने राइट साइड ऑफ राम। एंड गोपाल सेटल्ड लेफ्ट साइड ऑफ अरविंद, गोपाल सेटल, अब पता नहीं कहाँ अरविंद है, अरविंद को बैठाओ, अरविंद के उससे उल्टा गोपाल को बैठा दो, बैठा दिया लेफ्ट साइड। विच इज राइट पेयर अमंग द फॉलोइंग, ये आपका राम और गोपाल कहीं है क्या, राम एंड गोपाल एंड राम, करेक्ट आंसर गोपाल, और ये पेयर है आपका राम और गोपाल का। और ये आपका कौन है, शंकर एंड ये ए कौन है भैया, मैंने किसको लिखा था,
एक इसका नाम लिखा था शंकर से अरविंद, ये अरविंद है, ये कौन है? अरविंद। तो आपका करेक्ट आंसर है गोपाल एंड राम। बस आपको इसमें यही समझना है कि ये डायरेक्शन का उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, राइट के लिए एंटी क्लॉक, लेफ्ट के लिए क्लॉक। Consider the given statement to be true and decide which of the given conclusion assumption can definitely be drawn from the given statement. All elephants are men. सभी हाथी आदमी हैं, सभी हाथी, ये एलिफेंट है और ये मैन है। All elephants are men। फिर कह रहा all men are socks। सभी आदमी मोजा है, सभी आदमी क्या है? मोजा है। मिल गया, ये हमको डायग्राम बन गया। अब क्या कह रहा है कि सम सॉक्स आर एलिफेंट, सम सॉक्स आर एलिफेंट। हाँ, हो सकता है सम सॉक्स। ऑल, इसके बाद ऑल एलिफेंट्स आर सॉक्स, ऑल एलिफेंट और एलिफेंट्स आर सॉक्स। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बोथ मिल गया, बोथ कंक्लूजन मिल गया, दोनों कंक्लूजन मिल गया आपको। तो ये रहा आपका आज का सेशन। 25 धमाकेदार क्वेश्चन को लेकर मैं आया था और मैंने इसको एकदम एग्जाम वाले अप्रोच से सॉल्व किया है। तो दोस्तों, इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। जय हिंद।